नमस्कार। 1576 की हल्दी घाटी, ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे इसी महासंग्राम के बीचों बीच चलेंगे। देखेंगे कि आखिर उस दिन जमीनी स्तर पर क्या हुआ था जिसने वीरता की एक नई मिसाल कायम कर दी। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 1576 में एक छोटे से राज्य ने इतने विशाल साम्राज्य को चुनौती आखिर दी कैसे? सोचने वाली बात है। ये सिर्फ दो सेनाओं का आमना सामना नहीं था। एक तरफ अकल्पनीय दृढ़ संकल्प था और दूसरी तरफ बेतहाशा सैन्य शक्ति। इस टकराव का स्केल ही इतना बड़ा था कि आज भी इसके बारे में सुनकर सैरन महसूस होती है। अगर हम उस वक्त की टाइमलाइन देखें तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही थीं। पहले दिन आगरा से मुगल शासक अकबर का आदेश आता है। दूसरे ही दिन एक विशाल सेना मेवाड़ की ओर कूच कर देती है और देखते ही देखते तीसरे दिन तक वो अरावली की उस संकरी हल्दी घाटी में पहुंच जाते हैं। मतलब आप इस मूवमेंट की स्पीड देखिए। ये दिखाता है कि ये हमला कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ किया गया था। और अगर हम दोनों सेनाओं की ताकत को तौलें तो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ मेवाड़ का गठबंधन था जिसमें राजपूत योद्धा थे, हकीम खां सूर के नेतृत्व में अफगान सैनिक थे और अपने अचूक निशानों वाले भील जनजाति के लोग, बिल्कुल जमीनी और स्थानीय ताकत। वहीं दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य की शाही सेना, राजा मान सिंह के नेतृत्व में खड़ी ये सेना भारी तोपों और लोहे के कवच वाले युद्ध हाथियों से लैस थी। बिल्कुल एक तरफा सा लगता है ना। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं 1576 में इस युद्ध से पहले की वो बेचैनी, वो युद्ध की आहट। मेवाड़ के शस्त्रागारों में उस वक्त दिन रात काम चल रहा था। लोहारों के हथौड़ों से उड़ती चिंगारियों से पूरा आंगन चमक रहा था और इसी बीच तैयार हो रहा था एक बेहद खास योद्धा, चेतक। उस सफेद घोड़े को नीले रंग का भारी भरकम कवच पहनाया जा रहा था। दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में इन कवचों का वजन कई किलो होता था, फिर भी इनकी फुर्ती और रफ्तार में कोई कमी नहीं आती थी। अब अगर मुगल खेमे की बात करें तो वहां अकबर का शाही फरमान आते ही एक अलग ही स्तर की हलचल थी। लोहे से ढके विशाल युद्ध हाथी और राजा मान सिंह के कमांड में हजारों घुड़सवार जब आगे बढ़े तो कहते हैं कि आसमान में इतनी धूल उड़ी कि क्षितिज ही धुंधला गया। ये नज़ारा ही मुगल सेना की अथाह ताकत को बयां करने के लिए काफी था। और फिर आता है वो पल, हल्दी घाटी का वो ऐतिहासिक टकराव। लेकिन हल्दी घाटी ही क्यों? दरअसल अरावली पर्वतमाला में छिपा ये एक बेहद संकरा पहाड़ी रास्ता है। यहाँ की मिट्टी पीली है जो धूप में बिल्कुल हल्दी की तरह चमकती है, इसीलिए ये नाम पड़ा। अब मजे की बात यह है कि यह संकरी घाटी एक नेचुरल किले की तरह थी। यहाँ इतनी बड़ी शाही सेना एक साथ घुसी नहीं सकती थी, यानी भूगोल अपने आप में यहाँ एक बहुत बड़ा हथियार बन गया था। फिर गूंजता है हर हर महादेव का नाद। अरावली की ऊंचाइयों से राजपूत घुड़सवार किसी आंधी की तरह नीचे टूट पड़ते हैं। इस ढलान वाले तेज हमले और ऊपर से बरसते तीरों ने मुगल सेना में शुरुआत में ही भारी कंफ्यूजन पैदा कर दिया। घाटी इतनी संकरी थी कि घोड़े बेकाबू हो गए और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इसी धूल और धुएं के बीच महाराणा प्रताप की नजर सीधे राजा मानसिंह पर पड़ती है। एक सेकंड की भी देरी किए बिना महाराणा अपना भाला साधते हैं और चेतक सीधे दुश्मन की पंक्तियों को चीरता हुआ उस बख्तरबंद युद्ध हाथी की तरफ दौड़ पड़ता है। यकीन मानिए, रणभूमि में ये पल किसी तूफान के टकराने जैसा था। और फिर जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। चेतक हवा में एक जबरदस्त छलांग लगाता है। सोचकर देखिए, एक घोड़ा एक विशालकाय युद्ध हाथी के सामने हवा में छलांग लगा रहा है। उस एक पल के लिए जैसे पूरा युद्ध रुक सा गया। हाथी पीछे हट जाता है और मुगल शिविर में एकदम हाहाकार मच जाता है। जब लड़ाई चरम पर थी तब महाराणा का एक बेहद शक्तिशाली संदेश गूंजता है, और रणभूमि थारी परीक्षा है। आज मेवाड़ की आन के खातिर आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये वो अटूट जज्बा था जो मेवाड़ के सैनिकों को उस भयानक तबाही के बीच भी पहाड़ की तरह डटे रहने की ताकत दे रहा था। अगर हम सामरिक नजरिए से देखें तो इस संकरी घाटी ने मुगल साम्राज्य की भारी भरकम तोपों को बिल्कुल बेकार कर दिया था। वो चली नहीं पा रही थीं। और दूसरी तरफ हकीम खां सूर के अफगान योद्धा और राजपूत सैनिक एक साथ मिलकर जो डिफेंस बना रहे थे वो कमाल का था। उनका ये साझा लक्ष्य उन्हें एक अभेद्य दीवार बना रहा था। लेकिन इस महासंग्राम में एक बलिदान ऐसा था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, चेतक का सर्वोच्च बलिदान।
तीरों की बौछार के बीच एक तीर चेतक के पिछले पैर को बुरी तरह चीर देता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इतना गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वो रुका नहीं। वो दर्द से कराह रहा था, पर अपने सवार की जान बचाने के लिए वो लगातार दौड़ता रहा। ये वफादारी सच में रोंगटे खड़े कर देती है। इसी बीच एक रणनीतिक फैसला लिया जाता है। सरदारों के जोर देने पर महाराणा को युद्ध भूमि से पीछे हटना पड़ता है और मुगल घुड़सवार उनका पीछा करने लगते हैं। तब दो राजपूत योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर उस संकरे रास्ते को रोककर खड़े हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि महाराणा को वहां से सुरक्षित निकलने का वो अहम वक्त मिल सके। अब सामने थी एक गहरी उभरती नदी और पीछे थे दुश्मन। चेतक अपनी बची खुची सारी ताकत लगाता है और उस नदी को पार कर जाता है। ये छलांग सफल तो रही, लेकिन अफसोस, ये उसकी आखिरी छलांग थी। कहते हैं कि डूबते सूरज की रोशनी में महाराणा प्रताप की बाहों में लेटकर उस वीर अश्व ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। हल्दी घाटी के बाद शुरू होता है एक नया संघर्ष, परछाइयों में रहकर लड़ा जाने वाला युद्ध। अब शाही परिवार अरावली के घने जंगलों में रहने को मजबूर था। वहां की कठोर सच्चाई ये थी कि भोजन की भारी कमी हो गई थी। पत्थरों के चूल्हों पर घास की रोटियां बनाई जा रही थीं। जरा सोचिए, बच्चे आधी घास की रोटी खाकर सो रहे थे। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये एक अकल्पनीय मानवीय संघर्ष की दिल दहला देने वाली तस्वीर है। और इन्हीं विषम परिस्थितियों में एक प्रतिज्ञा ली जाती है। आज भले ही मैं जंगलों में भटक रहा हूं, पर याद रखना, मेवाड़ फिर से आजाद होगा। ये प्रताप का वचन है। इतनी भयंकर कठिनाइयों के बीच ऐसा कहना इस बात का सबूत है कि उनका हौसला एक रत्ती भी कमजोर नहीं हुआ था। और इसी हौसले से जन्म लेती है छापामार युद्ध नीति, यानी गुरिल्ला वॉरफेयर। रणनीति पूरी तरह बदल चुकी थी। राणा पुंजा भील के नेतृत्व में स्थानीय भील योद्धाओं ने कमान संभाली। उन्होंने गुप्त रास्तों से रसद पहुंचाई और मुगल काफिलों पर अरावली की घाटियों में अचानक जोरदार हमले करने शुरू कर दिए। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो जंगलों में गायब हो जाते। ये गुरिल्ला तरीके मुगल सेना के लिए भारी पड़ रहे थे। इन लगातार हमलों का नतीजा ये हुआ कि मुगल सप्लाई लाइनें पूरी तरह छरमरा गईं। और देखते ही देखते एक एक करके मेवाड़ की चौकियों पर उनका केसरिया ध्वज फिर से लहराने लगा। उस अदम्य साहस की बदौलत उन्होंने अपने राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया था। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल उठता है। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही पूरी तरह से किसी एक के पक्ष में निर्णायक ना रहा हो, लेकिन 1576 के उस भीषण प्रतिरोध ने युद्ध में जीतने की परिभाषा ही बदल दी। जीत क्या है? सिर्फ जमीन पर कब्जा करना, या फिर हर मुश्किल के बाद भी अपने संकल्प और स्वाभिमान को जिंदा रखना? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ ऐतिहासिक घटनाएं सिर्फ पन्नों में नहीं रहती, वो सदियों तक लोगों की रगों में जज्बा बनकर बहती हैं।